टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास हम इंग्लिश के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक कहा जाए इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब को जानेंगे और समझेंगे। वर्ब का सेंटेंस में किस फॉर्म में यूज किया जाता है। और आप लोग तो वर्ब को जानते ही होंगे कि वर्ब है क्या। डेली लाइफ में आप ढेर सारी क्रियाएं करते हैं और वो सब क्रियाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में उसी को वर्ब कहा जाता है। जैसे कहा जाए खाना, पीना, बैठना, उठना, चलना, सोना, खेलना, कूदना, ये तमाम सारी क्या होती हैं जो क्रियाएं, यही क्या है आपका वर्ब। तो चलिए अब इसको देखा जाए कि सेंटेंस में किस फॉर्म में इसका यूज होता है। कि सेंटेंस में भी कहा जाए कई तरीके से यूज होते हैं। कहीं पर ये कहा जाए स्टेट, अवस्था को दिखाते हैं, तो कहीं ये पोजीशन कहा जाए, आप किसी वस्तु पर आपका अधिकार दिखाते हैं। कहीं देखा जाए तो ये बीइंग फॉर्म में होते हैं, यानी कहा जाए कि इज, एम, आज, वाज, वर। और ये क्या होता है कि सेंटेंस में कहीं यूज होते हैं तो ये कहा जाए समय को भी शो करते हैं, यानी जैसे आप टेंस में भी वर्ब का यूज होता है तो वो समय, टेंस क्या है तो आप कहेंगे काल, काल का मतलब होता है समय, यानी ये समय को भी शो करते हैं। तो वर्ब कई फॉर्मेट में यूज होता है और बिना वर्ब के कहा जाए सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ब इज अ हार्ट ऑफ सेंटेंस। तो बिना हार्ट का तो कोई, कहा जाए बिना हार्ट का तो इंसान भी जिंदा नहीं रहता। तो इसलिए विदाउट वर्ब के एक सेंटेंस भी किसी तरीके से जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अच्छे सिंपल लैंग्वेज में समझिए और हमने ऑलरेडी चीज़ों को नोट कर लिया है। तो चलिए इसी को हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझिए। अब कहा जाए वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, हिंदी में हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब जो होता है वो क्या डिनोट करता है, तो आप कहेंगे एक्शन डिनोट करता है। एक्शन का मतलब होता है आपके कार्य को डिनोट करेगा। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार को डिनोट करता है, यानी किसी वस्तु पर आपका अधिकार दिखाता है। और बीइंग, बीइंग का हिंदी अर्थ होता है हो रहा, यानी कहा जाए ये इज, एम, आज, वाज, वर के रूप में आता है सेंटेंस में। तो चलिए इसका देखा जाए पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट ये कहता है इट मे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कहा जाए ये वर्ब ऐसा शब्द होता है जो हमें यह बताता है कि कोई पर्सन या वस्तु क्या कर रहा है, यानी क्या उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, और ये जो शब्द वर्ब होता है वो दिखाता है कि पर्सन या थिंग्स के द्वारा क्या किया गया। तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, या हम कहें ये वे शब्द होते हैं, कौन, वर्ब ऐसा शब्द होता है जो हमें ये दिखाता है कि पर्सन या जो थिंग है वो किस अवस्था में है, यानी अवस्था को भी ये शो करता है। और चेंज कहा जाए परिवर्तन, तो ये कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कहा जाए चेंज परिवर्तन को भी शो करते हैं। अब आगे एग्जाम्पल के आधार पर हम देखें कि कहा जाए कि सेंटेंस में इनका कैसे और किस फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस हम पहला पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है सुनील ड्रोव द कार केयरफुली, तो यहाँ पर जो ड्रोव है वो क्या है, आप कहेंगे एक्शन, क्योंकि सुनील इज अ पर्सन और ये क्या कर रहा है, एक कार को चलाने का, यानी कार को क्या कर रहा है, चला रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रो हुआ वो आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। और ये किस फॉर्म में है तो आप कहेंगे एक्शन के फॉर्म में है। अब आपसे कहा जाए सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस कहता है द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ब है, वर्ब जो दिया हुआ है यहाँ पर वो किस फॉर्मेट में है, तो आप कहेंगे ये एक वर्ब है और ये किस फॉर्मेट है, बीइंग फॉर्म में है। और थर्ड नंबर हम सेंटेंस देखते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस कहता है आवर स्कूल हैज अ टेनिस कोर्ट, और यहाँ पर जो हैज आया हुआ है आपका ये एक वर्ब है और कहा जाए ये सेंटेंस में किस फॉर्मेट में यूज हुआ है, तो आप कहेंगे ये पोजीशन दिखा रहा है। क्या पोजीशन दिखा रहा है कि हमारे स्कूल में क्या है भैया, एक टेनिस कोर्ट है। तो यहाँ पर हैज जो आया वो क्या है आपका पोजीशन दिखाने वाला वर्ब हुआ।
तो चलिए आइए देखते हैं वर्ब के जो कहा जाए दो मेन पार्ट्स होते हैं जिसे आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं, उसके डिफिनेशन को देखते हैं और उसका क्या एक कहा जाए क्या अर्थ होता है इसे भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ध्यान से चीजों को समझ। चलिए वर्ब का अब हम कहा जाए वर्ब के दो और पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं जिसे आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखा जाए ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और कहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। आप कहा जाए हिंदी शब्द से भी आप पहचान सकते हैं कि ट्रांजिटिव क्या है। सकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म हो, यानी कह सकते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। और इंट्रांजिटिव जिसे आप अकर्मक कहते हैं, इसका मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट न हो। तो चलिए आइए डिफिनेशन देखते हैं और कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक हुआ। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कहा जाए ट्रांजिटिव वह वर्ब होता है जिसे अपना मीनिंग यानी अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब सेंटेंस में देख ले कि कहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे अपना अर्थ कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कहा जाए कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए सेंटेंस एक, द बॉय किक्ड द बॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किक्ड क्या है? ये किक्ड आप कहेंगे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा जाए द बॉय किक्ड, अब कहा जाए बॉय ने कहा जाए लात मारी तो भैया किसे मारी? तो आप कहेंगे द बॉल। तो यहाँ पर जो द बॉल आया हुआ है ये क्या कर रहा है? ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है किक्ड, इसी के कहा जाए मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ है। तो किक्ड के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए द बॉल ऑब्जेक्ट आया है। सेकंड में देखते हैं तो सेकंड क्या कहता है? द पुलिस कैच द थीफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैच आपका क्या है? आप कहेंगे ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो कैसे ट्रांजिटिव है? अगर पूछा जाए कि पुलिस ने पकड़ा, अरे भाई किसे पकड़ा या क्या पकड़ा? तो आप कहेंगे पुलिस ने पकड़ा किसे? तो यहाँ पर जो द थीफ आया हुआ है तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है किसका? ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका, यानी कि द थीफ आया हुआ है इस ट्रांजिटिव वर्ब कैच का कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं इंट्रांजिटिव क्या है? इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या कहता है? अ वर्ब व्हिच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं, यानी इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट हैज कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। बल्कि कहा जाए इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस रखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से देखें, जैसे द बेबी लाफ्ड, यानी बच्चा क्या किया? हंसा। तो हंसना तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसका। जो इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ्ड है तो ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब इसी तरीके से देखें ये लाफ्ड आपका क्या हुआ? इंट्रांजिटिव। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर सेंटेंस में देखा जाए तो द विंड ब्लोज, यानी हवा चलती है। तो यहाँ पर ब्लोज क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंस देने वाला इंट्रांजिटिव वर्ब है। और लाफ्ड क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंस देने वाला इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद करता हूं आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप भी सेंटेंस लीजिए, बुक में आप जाइए, बुक में से ढूंढिए कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कहा जाए ट्रांजिटिव वर्ब है वहां पर या इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप कहा जाए
पार्ट ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए आइए, ट्रांजिटिव वर्ब में कहा जाए ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से यूज किए जाते हैं, तो उसे भी हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव में जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहां पर और कैसे यूज होते हैं, इसे समझ लिया जाए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसे भी समझा जाए। चलिए वर्ब के और भी कहा जाए जो टाइप्स थे, हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा। अब बात आती है कि ट्रांजिटिव जो सकर्मक क्रिया होता है उसमें ऑब्जेक्ट का तो यूज होता है, पर लेकिन जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो टू टाइप्स से यूज होता है। तो आइए उसे समझते हैं और जानते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब में ही टू टाइप से ऑब्जेक्ट यूज भी होते हैं, इंट्रांजिटिव में नहीं होता, क्योंकि इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो अपने आप में कहा जाए कंप्लीट सेंस रखता है। तो इसीलिए जो इंट्रांजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम कहा जाए कि इंट्रांजिटिव में टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पड़ते, केवल हम ट्रांजिटिव में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की कहा जाए जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है इट टेक्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट का यूज होता है, यानी यह दो तरीके का ऑब्जेक्ट को लेता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। कहा जाए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है किसका? एक्शन का। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर एक्शन का होता है, वो कैसा होता है? डायरेक्टली, यानी कहा जाए डायरेक्टली तौर पर रिसीवर होता है एक्शन का। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है? इट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या रिसीव करता है? क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अफेक्टेड बाय इट, यानी कहा जाए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अफेक्टेड होता है किससे? तो आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यानी उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आप कहेंगे, पहला सेंटेंस क्या कहता है आपका? पहला सेंटेंस कहता है फादर बॉट मी अ आईपॉड। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो आईपॉड है वो आप क्या है? तो आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस चीज को समझिए, क्योंकि यहां पर जो बॉट किया गया, यानी जो कहा जाए आप यहां पर जो वर्ब है बॉट, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका डायरेक्ट अगर देखा जाए डायरेक्टली रिसीवर्स होता है ये। तो ये क्या रिसीव कर रहा है? यानी बॉट कौन रिसीव कर रहा है? तो आप कहेंगे आईपॉड। तो यहां पर आप देखेंगे आपका जो आईपॉड हो जाता है वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप बात आती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि आईपॉड अब यहां पर आईपॉड देखेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली और अफेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखेंगे मी क्या है आपका? तो मी आपका हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मी अफेक्टेड होता है किससे? आईपॉड से। तो चलिए सेकंड लेते हैं सेंटेंस और उसे भी समझते हैं। जैसे यहां पर कहा जाए सेकंड सेंटेंस में कहता है मोहन टीच अस मैथमेटिक्स। अब ये बताइए यहां पर मैथमेटिक्स क्या है? तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ? क्योंकि भैया जो टीच जो कहा जाए वर्ब हो रहा है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो टीच आया हुआ है वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली इसका टीच का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स पर, क्योंकि वो पढ़ाता है क्या भाई? मैथ पढ़ाता है। तो ये आपका क्या हुआ? मैथमेटिक्स। तो आप कहेंगे ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहा जाए कि अस क्या है? क्योंकि अब अस आपका आ जाता है क्या? आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अस जो है वो मैथमेटिक्स से कहा जाए अफेक्टेड है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कहा जाए अफेक्टेड होता है। आप सेंटेंस में ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कौन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यानी कहा जाए कि जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद आप जैसे ही कहा जाए क्वेश्चन लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या व्हाट लगाकर जब आप प्रश्न करते हैं तो जो आपका आंसर में आएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप टू हुम, फॉर हुम या फ्रॉम हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब यहाँ पर सेंटेंस में देखें, क्वेश्चन भी कर लिया जाए। अब जैसे हम ये कहें कि आखिर बॉट किया गया, तो क्या बॉट किया गया, तो आप कहेंगे आईपॉड। तो आईपॉड जो आपका है वो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कहा जाए हुम, यानी कहा जाए किसके लिए आया भाई, तो आप कहेंगे मी, तो आपका मी क्या हो गया, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। हमने वर्ब के दो पार्ट्स पढ़े, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब हम पढ़ेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ध्यान से चीजों को समझिए और देखिए। चलिए, मेन वर्ब का हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। डिफिनेशन क्या कहता है, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब which can be modified as per the requirement of the sentence। यानी ये कहा जाए जो मेन वर्ब होता है इसे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जाना जाता है और ये वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है। और ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मेन वर्ब आता है। जैसे अब आप देख सकते हैं वे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं या कौन कौन से कहा जाए वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब का कार्य करते हैं। जैसे आप कहें सिंग, फ्लाई, ग्रो, ईट, ड्रिंक, रन, वॉक, स्लीप, गो, etc। इस टाइप के जितने भी वर्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके मेन वर्ब होते हैं। तो चलिए सेंटेंस में देख लिया जाए। सेंटेंस में द डियर रन अवे द मोमेंट वी टुक आउट आवर कैमरा। तो यहाँ पर जो देखा गया ये आपका जो रन आया हुआ है तो ये आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। रन आपका मेन वर्ब है। और देखते हैं तो यहाँ पर जो टुक आया हुआ है ये भी आपका क्या है, मेन वर्ब है। अब आइए अब हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। यानी इसके शब्द से ही पता चल रहा है ये किसी की सहायता करने के लिए आया हुआ होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए द वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के साथ आता है। किस लिए, टेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। कहा जाए टेंस में आप जानते ही हैं, अच्छे से समझते ही हैं। अब देखा जाए कौन कौन से वो वर्ड होते हैं या कौन कौन से वो वर्ब होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करते हैं। यहाँ पर बी का मतलब आप जानते होंगे। बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं, इज, एम, वाज और वर आते हैं। आपका हैव में क्या आता है, तो आप कहेंगे हैज, हैव और हैड आता है। अगर पूछा जाए आपसे डू में क्या आता है तो आप कहेंगे डू, डज और डिड आता है। इसी तरीके से मे, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड और etc। यानी कहा जाए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसमें दो टाइप के वर्ब होते हैं। एक आपका, यानी कहा जाए इसमें दो ऑक्सिलरी होते हैं। एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं। तो अभी इसके बाद उन्हें भी समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस में देख लिया जाए। प्रिया इज राइटिंग एन ईमेल। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपका क्या है, तो आप कहेंगे मेन वर्ब हमारा राइटिंग है। अब राइटिंग के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, इज, जो कि कहा जाए ऑक्सिलरी के रूप में आया हुआ है और में ऑक्सिलरी रूप के रूप में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि कहां पर आपका कहा जाए मेन वर्ब आया हुआ है और कहां आपका कहा जाए ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है। तो चलिए आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा और देख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आइए ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, तो उसे देखते हैं और समझते हैं। आइए, पहला होता है आपका बी, डू और हैव आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि जो बी होता है, डू होता है, हैव होता है, ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। दे कैन बी यूज्ड बोथ एज एंड प्राइमरी एंड मेन वर्ब। और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं ये कहा जाए कि मेन वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी एंड मेन वर्ब दोनों
कहा जाए दे कैन बी यूज्ड बोथ एज एन प्राइमरी एंड मेन वर्ब, यानी प्राइमरी वर्ब के तौर पर यूज होते हैं और मेन वर्ब के तौर पर। तो चलिए देखा जाए बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं। तो इज, एम, आर, वाज और वर्ब ये कहा जाए बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। डू वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से कहा जाए वर्ब आते हैं, तो आप कहेंगे डू, डज और डिड। इसी तरीके से आपका होता है हैव के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो आप कहेंगे हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड, विल हैव और शैल हैव आता है। तो एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कहां पर ये कहा जाए मेन वर्ब का कार्य करते हैं और ये कहां पर कहा जाए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर कार्य करते हैं। तो इसे समझ लिया जाए। तो आइए समझा जाए कहां पर ये मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं और कहां पर कहा जाए ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें मुझे डाउट है, यहाँ पर प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि प्राइमरी तो ऑलरेडी ये होते हैं। वही सोच रहा था कि कहीं कुछ मिस्टेक दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, दे कैन बी यूज्ड बोथ एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। तो ये डू, बी, डू और हैव क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो ये आपके बी हुए, ये आपके डू हुए और ये आपके हैव हुए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रिया इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए ये इज क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो इज आया हुआ है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इज आपका मेन वर्ब के तौर पर आया है। यानी इज क्या है, तो आप कहेंगे मेन वर्ब, यानी यहाँ इज आपका मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। इसी तरीके से इसी का सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रिया इज रीडिंग हर बुक। तो यहाँ पर अब आप देखें यहाँ पर इज किस रूप में आया हुआ है, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर जो इज आया हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब रीडिंग है और इसके कहा जाए इसके सहयोग में कह सकते हैं आया हुआ इज है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया हुआ है। AUXILARY ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ का जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका। इसी तरीके सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मोहन हैज अ लार्ज कॉफी स्टैंड ऑन हर शर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव किस फॉर्म में आया हुआ, तो आप कहेंगे हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर जो हैज है। इसी तरीके से देखा जाए नेक्स्ट, मोहन हैज बॉट अ न्यू शर्ट। तो यहाँ पर जो हैज आया हुआ है वो किस फॉर्म में आया हुआ है, तो आप कहेंगे ये ऑक्सिलरी के रूप में आया हुआ है। तो अभी तक हमने तो ऑक्सिलरी पढ़ा। अब कहा जाए बी, डू और हैव के बाद जितने भी ऑक्सिलरी बचते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उन्हें यहाँ पर देखिए रेस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी मॉडल उन्हीं को कहा जाता है जो कि बी, डू और हैव को छोड़ करके जितने भी ऑक्सिलरी हैं सब क्या होते हैं आपके मॉडल होते हैं। जैसे और पॉइंट क्या कहता है, दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन, यानी इस तरीके कहा जाए ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए जो रेस्ट ऑफ ऑक्सिलरी या मॉडल्स जो होते हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे यू शुड गिव एवरीवन अ फेयर चांस टू प्ले। यहाँ पर जो शुड आया हुआ है वो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किसके साथ आया हुआ था, आप कहेंगे द मेन वर्ब। यहाँ पर दे यूज्ड विद द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब आपका गिव हुआ, इसके साथ यूज हुआ है क्या आपका शुड। उम्मीद करता हूं आप इतनी चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए दो और पार्ट्स बचते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपने सुन ही रखा होगा, तो उसे भी थोड़ा सा समझ लिया जाए, उसके बाद कहा जाए वर्ब को समाप्त कर दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए दो वर्ब और देख लेते हैं जिसे आप फाइनाइट और इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है।
फाइनाइट कैसे बदल जाता है सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से, और नॉन फाइनाइट कैसे कहा जाए सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से नहीं बदलता है। तो चलिए देखते हैं फाइनाइट वर्ब है क्या। इट इज अ वर्ब दैट हैज टेंस। कहा जाए ये जो वर्ब होता है ये क्या होता है, इसके साथ समय होता है, यानी ये समय का बोध कराता है। हैज टेंस, इट चेंज इटसेल्फ इट्स फॉर्म, इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। कहा जाए ये जो जो फाइनाइट वर्ब होता है ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से ये अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। कौन, फाइनाइट वर्ब। जैसे आइए एग्जांपल के आधार पर समझ लिया जाए कि कहां पर फाइनाइट वर्ब कहा जाए सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। जैसे कहा जाए यहाँ पर आप पहला सेंटेंस देखिए, ये कहता है ही सिंग्स लाउडली, ही सिंग्स लाउडली। यहाँ पर आप देखें सिंग्स, ये जो सिंग्स आपका आया हुआ है ये क्या है, आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही सिंग्स, और यही सिंग यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में आप देखें तो यू सिंग लाउडली, तो यहाँ पर केवल ये अपना फॉर्म क्या हुआ, चेंज कर लिया। किसके हिसाब से, आप कहेंगे सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पर्सन के, यानी कहा जाए जो थर्ड पर्सन होता है आई यू दे, आपका क्या होता है, आप कहेंगे प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या है, सिंग्स भी क्या हो गया, सिंगुलर, कहा जाए सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर यू क्या है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंग हो गया, तो सिंग ने अपना क्या किया, फॉर्म चेंज कर लिया, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसीलिए ये क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इट इज अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, किसके हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल में, ही लव्स टू डांस, तो यहाँ पर देखिए, और कहा जाए आई लव टू डांस, तो यहाँ पर जो आपका टू डांस है और यहाँ पर टू डांस है, ये आप देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल नहीं रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका नॉन फाइनाइट हुआ। और हम नॉन फाइनाइट जानते हैं क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हुआ। अब इसी सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर आपका फाइनाइट भी छुपा हुआ है। जैसे ही लव्स, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर यानी लव्स आ गया, और यहाँ पर आई प्लूरल है तो यहाँ पर लव आ गया। तो कहा जाए ये जो लव है आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर कहेंगे आप फाइनाइट हो गया। तो अगर आपको सेंटेंस में पता करना है कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, तो आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट जो है उसे पर्सन और नंबर के हिसाब से क्या करिए, चेंज करते जाइए। अगर उसको चेंज करने से वर्ब अगर आपका बदल जाए तो वो क्या है, आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब है, और न बदले तो आप क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हमने कहा वर्ब को किया समाप्त। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान से सेंटेंस को देखते रहिए, सब अपने सेंटेंस को खोजिए और उसमें कहा जाए फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।